वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का क्लास करेंट अफेयर्स का होने जा रहा है। इसके माध्यम से प्रत्येक वीकली की सहायता से हर एक मंथ एवं 2020 का पूरा करेंट अफेयर्स आपको मुहैया कराएंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एवं अदर एनटीपीसी, आईबी एवं यूपीएससी, ईपीएफओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी के साथ मैं अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंटेंट है, भारतीय नौसेना मिलन 2020 नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में करेगी। तो भारतीय नौसेना का ये मिलन 2020 है जो इसका अभ्यास विशाखापट्टनम में करेगी। इस अभ्यास में विभिन्न देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही है, मतलब अलग अलग देश की इंडियन नेवी के साथ अलग अलग देश की अपनी नेवी इसमें भाग ले रही है। मिलन का पूर्ण नाम है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। इसका पूरा नाम है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। सभी देशों की विभिन्न देशों जो भारत के साथ जिनका रिश्ता नाता रहा है, उस सभी देशों के साथ ये नेवल मिलिट्री का आयोजन करेंगे, नेवल एक्सरसाइज करेंगे, जिनका नाम मिलन 2020 रखा गया है, जो विशाखापट्टनम में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जनवरी 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इंडिया एनर्जी पॉलिसी की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को नीति आयोग की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को अपनाना चाहिए। तो इस नीति के द्वारा ऊर्जा एजेंसी के द्वारा नीति आयोग को एक सलाह दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को नीति आयोग के द्वारा अपनाना चाहिए, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी अहम योगदान हो सके। तो नेक्स्ट है, जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने एक जर्मन फर्म के साथ राज्य में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी प्राकृतिक कृषि के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन फर्म के साथ 9 जनवरी 2020 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। मुख्य बिंदु, राज्य सरकार जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए 1015 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। यानी ये ऋण के माध्यम से 600 गांव एवं 2.3 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मतलब 600 गांव एवं उन गांव के 2.39 लाख किसानों को इसका लाभ लेगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन फर्म के साथ एक एमओयू पर साइन किया है, जो प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 9 जनवरी 2020 को साइन किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंडियन रेलवे के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को 1 वर्ष का कार्यकाल के लिए विस्तार किया गया है। उनकी यह पूर्ण नियुक्ति 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हो जाएगी। विनोद कुमार यादव भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 1980 बैच के अधिकारी हैं। तो इसका कहना है कि आपको पता ही है कि भारतीय रेलवे का चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी हैं, तो उनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वो इलेक्ट्रिकल बैच से IRS के ऑफिसर थे, जो 1980 बैच के थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चौथी किस्त प्रदान की जाएगी। मतलब किस्त वाइज किस्त जो किसानों को मुहैया प्रदान की जाती है, राशि प्रदान की जाती है, वही कहना है कि चौथी किस्त प्रदान कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री 3 मछुआरों को तथा 28 प्रगतिशील मछुआरों को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसमें 3 मछुआरों तथा 28 प्रगतिशील, जो उसके कार्य में अपनी प्रगति कर रहे हैं, प्रगतिशील है, उन मछुआरों को प्रधानमंत्री के द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। तो आपको पता ही है कि भारतीय रेलवे का नाम RPF का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। इसके साथ ही RPF को ग्रुप ए का स्टेटस प्रदान किया गया है। इसको ग्रुप ए का स्टेटस प्रदान कर दिया गया है, जो भारतीय रेलवे सुरक्षा का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस कर दिया गया है। उसके बाद
केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने 31 जनवरी 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के परिणाम को जारी किया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जो 31 दिसंबर 2019 को जारी कर दिया गया है। इस सर्वेक्षण में 4372 शहरों को शामिल किया गया था। जो इस सर्वेक्षण जारी किया है उसमें 4372 शहरों को शामिल किया गया था। मुख्य बिंदु इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया गया है। तो जो भी शहर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, निवास करते हैं व्यक्ति, उन्हीं शहरों को शामिल किया गया है। तो टोटल मिला के 4372 शहर हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 की घोषणा की है। यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा इस खेलों का आयोजन भुवनेश्वर में 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 के बीच किया जाएगा। तो इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, तो वह उन्हीं के राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है TESS ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट उपग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। तो TESS को लॉन्च किया है नासा के द्वारा। हाल ही में उपग्रहों ने TOI 700D नामक एक नए उपग्रह की खोज किया है। तो नासा के द्वारा TOI 700D एक नया सेटेलाइट की खोज किया गया है, एक ग्रह की खोज किया गया है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का है। तो नासा के द्वारा एक ग्रह की खोज किया गया है जिसका नाम TOI 700D है, जो पृथ्वी का आकार का है। नेक्स्ट है, हाल ही में रविंद्रनाथ महतो बने झारखंड विधानसभा के स्पीकर। तो झारखंड विधानसभा का स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को बनाया गया है। झारखंड का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है एवं झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगर 2000 की बात की जाए तो इसी 2000 में उत्तराखंड का भी एवं छत्तीसगढ़ का भी निर्माण हुआ था। तो उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ तथा झारखंड बिहार से कटकर निर्माण हुआ तथा मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। ये तीनों राज्य 2000 में गठन किया गया है। हाल ही में सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो योग दिवस मीडिया पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, योग दिवस मीडिया पुरस्कार प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा प्राप्त किया गया है। यहाँ योग दिवस से संबंधित ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो ऑप्शन में रहेगा नरेंद्र मोदी भी, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया पुरस्कार दिया गया है, जो सूचना मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट में हाल ही में जाने माने चित्रकार व शिल्पकार अकबर पद्मसी का निधन हो गया है। यानी अकबर पद्मसी का संबंध चित्रकार एवं शिल्पकारी से है। शिल्प एवं चित्रकार के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले अकबर पद्मसी का निधन हो गया है। हाल ही में थल सेना के पश्चिमी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PN हून का निधन हो गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल PN हून का निधन हो गया है, जो भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे, जो पूर्वी कमांड में डिप्लॉयड थे। तो उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम ने हाल ही में 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किया है। तो अग्रिम अनुमान जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP विकास दर 5% रहने का अनुमान है। यह अनुमान पिछले 2 तिमाही पर आधारित है। ये 2 तिमाही पिछले पर आधारित करके एक GDP का मुआयना किया है, जो 5% रहने का अनुमान लगाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अम्मा
बोडी योजना लॉन्च किया है। तो अम्मा बोडी योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह आंध्र प्रदेश सरकार के 9 फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है। इन कार्यक्रमों को नवरत्नालू कहा गया है। नवरत्नालू कहा गया है इस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम का नाम है अम्मा बोडी योजना। अम्मा बोडी योजना ये जगन मोहन रेड्डी यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लागू किया गया है 9 जनवरी को। तो इतना याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अम्मा बोडी योजना लागू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ही है जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2018 में देश भर में 10,349 किसानों ने आत्महत्या की है। बहुत ही दुखद न्यूज़, 10,350 यानी 350 किसानों ने 2018 में एनसीआरबी की रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने फांसी पर चढ़ गए हैं। 2018 में देश भर में 1,34,516 लोगों ने आत्महत्या की थी। इसमें 7.7 महिलाएं किसानों ने की है। किसानों कर दिया गया, सॉरी, इसके लिए टेक्निकल टीम के द्वारा यहाँ किसानों होगा, किसानों के द्वारा किया गया है। इतना महिलाएं भी उसमें शामिल है। बहुत ही दुखद सिचुएशन है भारतीय किसानों का। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में भारत की महिला भारोत्तोलक सर्वजीत कौर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा सर्वजीत कौर को 4 वर्ष के लिए खेल से प्रतिबंध लगा दिया, यानी बैन कर दिया गया है इन पर। अब देखिए, सर्वजीत कौर का संबंध भारोत्तोलक से है, एक महिला भारोत्तोलक से है सर्वजीत कौर का संबंध, इतना याद रखिएगा। ICAR इंडियन कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की है। इस कोष की स्थापना अगले वित्त वर्ष तक की जाएगी। यह घोषणा किसान विज्ञान कांग्रेस के दौरान की गई थी। तो किसान विज्ञान कांग्रेस के दौरान इसकी घोषणा की गई थी, जो ICAR के द्वारा, महानिदेशक के द्वारा किसान नवोन्मेष की स्थापना घोषणा की गई है। ये ध्यान में रखिएगा, इसको ICAR के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI, इंडियन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, उसी के द्वारा IRDA जो होता है, जो जितना भी इंश्योरेंस का वर्क होता है, जितना भी इंश्योरेंस का काम होता है, उसका मुखिया IRDA है। जैसे रेगुलेटरी एजेंसी है, IRDA के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। जैसे जिस प्रकार चिट फंड का जितना भी रूल रेगुलेशन करता है, वो सेबी के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर का जितना भी कार्यक्रम इसी के अंडर में IRDA के द्वारा देखभाल किया जाता है। तो IRDA ने हाल ही में सभी बीमा कंपनियों को एक मानव व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। एक मानवीय आधार पर पॉलिसी वितरण करने का सूचना IRDA के द्वारा दिया गया है। इस पॉलिसी का नाम आरोग्य संजीवनी पॉलिसी रखा गया है। ये आरोग्य संजीवनी पॉलिसी का शुभारंभ IRDAI के द्वारा किया गया है, इतना याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाल ही में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान तेहरान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में सवार सभी 176 यात्री मारे गए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सभी जो सवार व्यक्ति हैं, विमान क्रैश होने के बाद लगभग सभी व्यक्ति मारे ही जाते हैं। तो 176 व्यक्ति उस पर सवार थे, सभी व्यक्ति मारे गए हैं। हाल ही में स्पेनी सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी प्रोडे संचेव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में स्पेनी सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के व्यक्ति जो थे पेद्रो सांचेज ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो प्रधानमंत्री शपथ की पद कहाँ ली है? तो स्पेन के प्रधानमंत्री के पद पे वासीन हुआ, स्पेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं सांचेज जी को। हाल ही में रूस से तुर्की को प्राकृतिक गैस ले जाने वाली 936 किलोमीटर
तुर्क स्ट्रीम एयरलाइन का उद्घाटन किया गया है। तो तुर्की और रूस ने स्ट्रीम 936 किलोमीटर लाइन का उद्घाटन किया गया है। ये तुर्की और रसिया के बीच में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 वर्ष का सेवा विस्तार देने के लिए पाकिस्तान की संसद ने बिल पारित किया है। तो पाकिस्तान के जो जनरल हैं जावेद बाजवा हैं, इनको 3 साल का सेवा विस्तार करने के लिए, मतलब 3 साल का इनका टेन्योर बढ़ाने का फैसला किया गया है पाकिस्तान संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस पुस्तक मेले में भारत होगा गेस्ट ऑफ ऑनर। तो पेरिस पुस्तक मेला में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत को शामिल किया गया है। तमिलनाडु बेस्ट अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु की वीमेन यानी तमिलनाडु की महिलाओं को बेना WENA के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। वोमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन बेना का फुल फॉर्म है, जो इंडियन बैंक के द्वारा तमिलनाडु के वीमेन को प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो नेक्स्ट है, ईरान ने हाल ही में इराक में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने इस हमले में 22 मिसाइल दागी है। ईरान ने इस हमले में 80 अमेरिकी सैनिकों को मारे जाने का दावा किया गया है। तो ये उस समय जो कासिम सुलेमानी को अमेरिका के ड्रोन के द्वारा मार दिया गया था, तो उन्हीं के गुस्साए ईरानी सैनिक ने भी ईरान में ही उनका सैन्य अड्डा पर इन्होंने अपनों मिसाइल से दागा है। उसमें ईरानी सेना का कहना है, ईरानी सरकार का कहना है कि उसमें 80 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है, बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी का एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरान के कुर्द फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी। वही जो पिछले स्लाइड में बताए गए हैं, इसी कासिम सुलेमानी को मारे जाने के बाद ही ईरानी सेना ने उस पर इधर से मिसाइल से हमला किया है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हमारे सैनिकों के द्वारा अमेरिका के 80 सैनिकों को हताहत कर दिया गया है। ये ईरानी सरकार का दावा है। तो ये याद रखिएगा, कासिम सुलेमानी जो ईरान के कुर्द फोर्स के प्रमुख जनरल थे, इनको अमेरिकी सैनिक के द्वारा, अमेरिकी ड्रोन के द्वारा हवाई हमले में मारा गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जागरण के प्रमुख संपादक संजय गुप्ता ने हाल ही में लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड जीता है। तो लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जागरण के संपादक हैं संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर साइबर कैफ़े पहल लॉन्च की है। तो साइबर कैफ़े पहल लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन के अवसर पर। इस पहल के तहत साइबर राज्य में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसे आयोजन किया जा रहा है, जो सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के रूप पर वहाँ साइबर कैफ़े का आयोजन किया जा रहा है, जो ये साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कैंप आयोजित करेगा। जहाँ जहाँ कैंप लगाने के बाद उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी 2020 से बेंगलुरु में किया जाएगा। यानी 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में कर दिया गया है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। इसका थीम विज्ञान तथा तकनीक है, ग्रामीण विकास, विज्ञान तकनीक एवं ग्रामीण विकास इसका थीम है। किसका? तो 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इनका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
जो 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन सीधे क्वेश्चन में आता है, विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। इसका थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए विज्ञान व तकनीक ग्रामीण विकास है। पलाऊ यानी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, पलाऊ जिसका नाम है। पलाऊ क्या है, तो पलाऊ प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, ने प्रबल भित्ति यानी कोरल रीफ के लिए हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कोरल रीफ के हानिकारक के लिए। पलाऊ एक देश है जो प्रशांत महासागर के स्थित द्वीपीय देश है। सबसे बड़ा महासागर की बात की जाए तो प्रशांत महासागर ही है, उसी पर एक देश है पलाऊ जो द्वीपीय देश है। उन्हीं के द्वारा कोरल रीफ पे हानिकारक के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो नेक्स्ट है, मुंबई अहमदाबाद रूट पर 17 जनवरी 2020 को तेजस एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। तो इस रूट पर तेजस एक्सप्रेस को चलाया जाएगा, है ना। तेजस एक्सप्रेस जान रहे हैं ट्रेन है, इसको चलाया जाएगा। इस ट्रेन की वाणिज्य रूप से 9 जनवरी 2020 से चलाया जाएगा। मुख्य बिंदु, यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन यानी वीरवार को छोड़कर चलेगी, यानी सप्ताह के 7 दिन होता है, उसमें वीरवार को छोड़कर यानी बृहस्पतिवार को छोड़कर 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन का संचालन IRCTC के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कि IRCTC जो है उस तेजस ट्रेन का चलाने का ठेका ले रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट है फेम इंडिया आयोजन। फेम इंडिया योजना के तहत देश भर में विद्युत वाहनों के लिए 2636 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसमें सर्वाधिक 317 चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। तो देश में जितना भी वाहन है उसे इलेक्ट्रिक करने की योजना बना रहा है, जिसे फेम इंडिया योजना के नाम से दिया गया है। तो ये विद्युत वाहनों के लिए 2636 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा फेम इंडिया का संबंध किससे है, तो विद्युत वाहन से संबंधित है। और ये स्टेशन का नाम तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है सर्वाधिक किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे, तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास व शहरी मामलों मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो केंद्रीय आवास व शहरी मामले के मंत्रालय ने जो फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसके साथ हस्ताक्षर किया है आजीविका मिशन के लिए, अंत्योदय योजना का आजीविका मिशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ हस्ताक्षर किया है, मतलब कि हाथ मिला लिया है। आगे देखिए, 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। तो 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरे संस्करण जो असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, इसका आयोजन 10 जनवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 के दौरान किया जाएगा। तो बस इतना याद रखिएगा, खेलो इंडिया आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो असम की राजधानी गुवाहाटी में किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एकीकृत हेल्पलाइन 139 जारी किया है। ये तो आप सभी को पता होगा कि इंडियन रेलवे के सूचना इंफॉर्मेशन के लिए 139 जारी किया गया है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को ESPN CINFO क्रिसिन्फो की दशक की ODI और T20 टीम का कप्तान चुना गया है। तो ये जनवरी 2020 का न्यूज़ है, उस समय चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। उसके बाद देखिए, इसरो दक्षिण तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो के द्वारा तूतुकुड़ी यानी तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा। जिस तरह सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है लॉन्च पैड, उसी तरह एक तूतुकुड़ी यानी तमिलनाडु में भी स्थापित करने का योजना है इसरो के द्वारा। इसके लिए तमिलनाडु सरकार लगभग 2300 एकड़ भूमि की व्यवस्था करेगी, यानी 2300 एकड़ भूमि का वहाँ व्यवस्था करेगी। तमिलनाडु राज्य में बन रहा है, तो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। इस नए पोर्ट से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV लॉन्च किया जाएगा। SSLV की सहायता से 500 किलोग्राम तक के
पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। जितना भी स्मॉल है 500 किलोग्राम तक, उनको ये तूतुकुड़ी में जो बन रहा है, ये तूतुकुड़ी से जो ही बनेगा वहाँ से लॉन्च पैड वो स्मॉल सैटेलाइट के लिए है। जो भारी सैटेलाइट होगा जिसे श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से ही प्रक्षेपित किया जाएगा। बात रही इसरो की, तो इसरो की चेयरमैन जो हैं, इसरो का चेयरमैन के सिवान है और इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बच्चों में नवोन्मेष की भावना जागृत करना है। तो गुजरात सरकार के द्वारा बाल विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना किया गया है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, इन्हीं के द्वारा योजना का शिलान्यास किया गया है। मतलब कि इसका बच्चों को नवोन्मेष में कैसे अपना योगदान दें, इनके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया अम्मा ओडी योजना। ये तो हम प्रीवियस में बता दिए हैं कि याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अम्मा ओडी योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में लोकपाल सदस्य जस्टिस बी भोसले ने इस्तीफा दे दिया है। लोकपाल सदस्य भोसले ने इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा। प्रथम लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष का नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का चेयरमैन चुना गया है। यानी कृषक भारती कोऑपरेटिव का चेयरमैन राज्यसभा सांसद जो चंद्रपाल सिंह जी हैं, उन्हें चुना गया है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आग के कारण 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया है, जिससे 6 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उनमें शायद आग लगने के कारण वहाँ के फसल एवं वहाँ के कृषक कार्यों को नुकसान हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगा है। नेक्स्ट है, हाल ही में सार्वजनिक कार्यकर्ता डॉक्टर गुट्टा मुरलीरत्नम को समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय मुप्पा बरापू पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाम भी जैसा है, पुरस्कार भी इनको ऐसा ही दिया गया है ना। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन, ये याद रखिएगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर है, वहाँ किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। यह ऐसा तीसरा मौका होगा जब इंग्लैंड का इस इवेंट का आयोजन करेगा। ये तीसरी बार इंग्लैंड का आयोजन करने जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजन किया जाएगा, है ना। इस खेल का आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त 2020 के बीच में हो गया होगा। ये क्वेश्चन जनवरी का है और इसे फरवरी में कर रहे हैं। आपसे वादा किए हैं कि जनवरी साप्ताहिक के माध्यम से प्रत्येक दिन हम आपको वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स मुहैया करा देंगे, तो चिंता ना करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन ने यानी उत्तर प्रदेश राज्य के सड़क परिवहन ने सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है। तो दामिनी नामक एवं हेल्पलाइन लॉन्च किया है। इस हेल्पलाइन का नंबर है 8111427777 यानी लगातार 7 टाइम्स 7 है, उसके बाद शुरू में 81142 है। तो दामिनी, इतना पूछेंगे कि दामिनी महिलाओं के हेल्पलाइन के लिए लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह व्हाट्सएप तथा कॉल के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार की महिलाओं को अगर असुरक्षित महसूस करें तो वो इस हेल्पलाइन के द्वारा व्हाट्सएप या कॉल करके सरकार से सुरक्षा ले सकते हैं, सरकार के पास कॉल करके उनसे सलाह ले सकते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं एवं केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, एवं दिनेश शर्मा, 2 गो हैं वहाँ, दिनेश शर्मा एवं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व स्पीकर और AIADM के नेता PH पांडियन का निधन हो गया है। यानी तमिलनाडु के जो पूर्व स्पीकर रहे थे, जो AIADM के नेता थे, ये पार्टी का नाम है, जो जिनका नाम ये स्पीकर जी का नाम है PH पांडियन, ये स्वर्ग सिधार गए हैं, मतलब चल बसे हैं, निकल पड़े हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद CRPF के पूर्व महानिदेशक राजीव राय भटनागर को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार नियुक्त किया गया है किनको? जो CRPF के महानिदेशक हैं राजीव राय भटनागर को, इनको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है कि उनको सलाह के रूप में सलाह देंगे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या राय करेंगे। बात रही जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर का अभी तत्कालीन राज्यपाल हैं, सर्वप्रथम पूछेगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, लेकिन गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG बना दिया गया है। उन्हीं के कार्यकाल के बाद ये मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया है, एवं RK माथुर, राधा कृष्णन माथुर, जो लद्दाख के राज्यपाल हैं वर्तमान में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल। तो मानव संसाधन HRD मिनिस्ट्री का नाम पता ही आपको है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, शिक्षा विभाग कर दिया गया है। जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्री था, उसका मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी हैं, निशंक जी हैं, जो दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। तो विश्व पुस्तक वर्ल्ड बुक जो मेला है, उसका आयोजन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। जो शिक्षा मंत्रालय HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ना। यह दिल्ली के पुस्तक मेला का 28वां संस्करण है। इसका थीम गांधी लेखकों का लेखक रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 28वां संस्करण है। इसका शिलान्यास रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। एवं विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या है? तो थीम है गांधी लेखकों का लेखक, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने थाईलैंड में अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशक्त बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 अफसफा को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ये 6 महीने के लिए अफसफा लागू कर दिया गया है। आर्मी फोर्स स्पेशल पावर अधिनियम जो है ना, वो लागू कर दिया गया है। इसका मुखिया वहाँ बख्तरबंद गाड़ियों में सेना करेंगे, जो भी करेंगे। ये अधिनियम है जो इसको 1958 में लागू किया गया था। अगर ज़रूरत पड़ सके तो सेना के द्वारा किसी व्यक्ति को गोली ही मार दिया जाता है। ये बहुत ही कड़ा कानून है। जहाँ अफसफा लागू हो जाता है, वो समझिए कि अब 6 महीना के लिए नागालैंड में लागू कर दिया गया है। तो यह अशांत क्षेत्र घोषित था, इसीलिए लागू कर दिया गया है। अब आगे नेक्स्ट है, तो ये तो अभी हम प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं पलाऊ के बारे में, जो महासागर में, प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है, जो कोरल रीफ के हानिकारक के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। इसके थोड़ा सा आगे यहाँ से दिया हुआ है, वैज्ञानिक साक्ष्यों ने यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिकतर सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायनों को प्रबल भित्तियों को नुकसान पहुँचाता है। हाँ, तो नुकसान पहुँचाने के लिए ही उनको सनस्क्रीन से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF अकेडमी की आधारशिला महाराष्ट्र के नागपुर में रखी गई है। तो NDRF की जो अकादमी है, उसको अमित शाह के द्वारा, जो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, जो उनके द्वारा NDRF अकेडमी जो महाराष्ट्र के नागपुर में खोलने का आयोजन किया गया है, आधारशिला वहाँ रखा गया है। तो नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। 2020 में तेलंगाना सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगी। जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तेलंगाना की स्थापना हुआ था 2014 में, है ना। आंध्र प्रदेश से विभाजन करके तेलंगाना राज्य की स्थापना किया गया था।
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 7 जनवरी 2020 यानी 7 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन ने 2019 के लिए स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। तो मौसम विज्ञान के द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में 1659 मृत्यु लोगों की मौत हो गई है ना। तो जलवायु परिवर्तन किस तरह क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान के द्वारा, से पता चला है कि 1659 यानी 1660 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने 2020 को गतिशीलता वर्ष ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह CISF के महानिदेशक राकेश रंजन के द्वारा, देखिए CISF के महानिदेशक है पहला राकेश रंजन, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है CISF के द्वारा ही गतिशीलता वर्ष यानी ईयर ऑफ मोबिलिटी मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन में देगा ईयर ऑफ मोबिलिटी किसके द्वारा, तो CISF, CRPF, CAPF दे देगा ऑप्शन, लेकिन CISF के द्वारा मनाया गया है। इसका जो महानिदेशक हैं राजेश रंजन द्वारा जी। अब नेक्स्ट है, इसरो ने नया उपग्रह IDRSS यानी इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम पृथ्वी के निम्न कक्षा में भारतीय उपग्रह को ट्रैक करेगा। यह एक नई उपग्रह श्रृंखला है जो अंतरिक्ष में भारत की परिसंपत्तियों के बीच का संचार स्थापित करेगा। जितना भी संचार कम्युनिकेशन स्थापित करेगा, जो इसरो के द्वारा इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, यानी ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का स्थापना तो हम बता ही दिए हैं, 1669 में इसरो का प्रमुख के सिवन है ना। उसके नेक्स्ट देखिए, इटली के फुटबॉलर डेनियल डी रोसी ने हाल ही में प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो ये याद रखिएगा, इटली के निवासी थे डेनियल डी रोसी, जो एक फुटबॉलर थे जो संन्यास की घोषणा किया है ना। उसके बाद वे रोमा फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए थे। वे 18 वर्ष तक सीरी फुटबॉल लीग से जुड़े हुए थे। तो सीरी फुटबॉल लीग वहाँ के एक संस्थान होगा, उन्हीं से जुड़े हुए थे। जो इनका संबंध फुटबॉल से है। ये इटली के निवासी थे डेनियल डी रोसी। इतना बस ज़्यादा है, इनफ। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। मिशन इंद्रधनुष जो स्वास्थ्य से संबंधित है, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो मिशन इंद्रधनुष NTPC में पूछ चुका है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है ना स्वास्थ्य है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। हाँ, तो ये भी याद रखिएगा, 2014 में लॉन्च किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, है ना। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का क्रियान्वयन दिसंबर 2019 में से मार्च 2020 तक किया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के लियो कार्टर ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया है। तो 1 ओवर में 6 छक्का यानी 6 बॉल में 6 छक्के लगाए हैं उन्होंने। कौन लगाया है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, उनका नाम है लियो कार्टर। इतिहास रच दिया है। 20 कारनामे को करने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो न्यूजीलैंड के लियो कार्टर, जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के मारे हैं, है ना। भारत सरकार ने 7 राज्यों के लिए 59.8 करोड़ रुपए का आपदा राहत फंड मंजूर किए हैं। 7 राज्यों के लिए मंजूर किए हैं। नीचे दिया गया है 7 राज्य कौन कौन हैं जिनको आपदा से निपटने के लिए, किसी प्रकार का प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा हो तो उनसे निपटने के लिए, है ना, उनके द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया है सरकार के द्वारा। तो इसमें है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश। इन 7 राज्यों को सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आपदा से निपटने के लिए राशि जारी किया गया है। नेक्स्ट है, कॉमन सर्विस सेंटर ने फास्टैग के विक्रय के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। यानी पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी किया है कॉमन सर्विस सेंटर ने फास्टैग के विक्रय के लिए, है ना। उसके फास्टैग को
अब सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर ने विलेज लेवल इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा फास्टैग को विक्रय करेगा, यानी VLE के द्वारा फास्टैग का बिक्री करेगा। हाँ, तो इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान यानी केंद्र HSFC की स्थापना कर्नाटका के चल्लाकेरे शहर में की जाएगी। यह बेंगलुरु और पुणे को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो बेंगलुरु के राजमार्ग पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय जोड़ने वाली, जिसे HSFC नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट है 17 वर्षीय सौरभ चौधरी ने 63वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो सौरभ चौधरी का संबंध एयर पिस्टल यानी निशानेबाजी से है, जो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया जा रहा था, यानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जहाँ का मुख्यमंत्री मामा जी हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से 4 लोगों को चुना गया है ना। भारतीय वायुसेना का जो पायलट हैं, इंडियन एयरफोर्स का पायलट हैं, उन्हीं 4 व्यक्ति को गगनयान के लिए चुना गया है। इस वायुसेना जवानों को रूस के अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण किया जाएगा। रूस में इनका प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। इसे 2022 में गगनयान के लॉन्च करने की योजना है ना। हाल ही में सरकार द्वारा जारी डाटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब कि सिंगापुर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब वहाँ सबसे बड़ा सोर्स है। उसके बाद इस अवधि में सिंगापुर के $8 अरब का निवेश आया है। सिंगापुर से $8 अरब का निवेश आया है ना। मॉरिशस से $6.36 अरब निवेश आया है। इसके बाद अमेरिका, नीदरलैंड और जापान है, सबसे अधिक आया है सिंगापुर से, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इसरो के चेयरमैन हाल ही में घोषणा की है। इसरो के चेयरमैन के द्वारा घोषणा किया गया है, यानी के सिवान के द्वारा घोषणा किया गया है कि 17 जनवरी 2020 को भारत एक भारी उपग्रह GSAT-30 लॉन्च करेगा। यानी 17 जनवरी को लॉन्च कर दिया गया है, जनवरी है तो लॉन्च कर दिया गया है। यह उपग्रह 2020 में भारत द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रथम उपग्रह होगा, यानी जनवरी में लॉन्च किया गया है, इसलिए प्रथम उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा मई 2020 में एशियाई शेरों की जनगणना की जाएगी। इस जनगणना के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लगभग 10,000 कैमरों का उपयोग किया जनगणना किया जाएगा 2020 में एशियाई शेरों के द्वारा, जिसमें 10,000 कैमरों के माध्यम से देखा जाएगा। एवं शेर के प्याज में कौन जाएगा, आदमी थोड़े जाएगा। आप गिनिए, लाइए इधर सर लाइए, सब सर पकड़ के गिनते जाइए, 1 आदमी 2 बच्चा 3 बच्चा, ऐसा थोड़े गिने। कैमरा के सैटेलाइट के द्वारा लोगों को गिना जाएगा, है ना। जाएगा इसके पास में ससुरा खाइए जाएगा, इसलिए नहीं जाके कैमरे के माध्यम से इसको गिना जाएगा। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोट पहचानने में आसानी होगा। मनी ऐप लॉन्च किया RBI के द्वारा, जिसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के द्वारा उसको स्कैन करके उसको बताएगा वो नोट में कि हम 20 रुपये का नोट है, ऐसा करने के, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडियरी NES अकेडमी ने हाल ही में NSE लॉन्ड्रिंग हम नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसके द्वारा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह हम बताएं तेलंगाना राज्य इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज्य वर्ष मनाएगा, उसी प्रकार ये इंटेलिजेंस से संबंधित ये लॉन्च करेगा। 5 जनवरी 2020 को ईरान जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA परमाणु समझौते से अलग हो गया है। यानी ईरान ने JCPOA से अलग हो गया है, परमाणु समझौते से अलग हो गया है। अमेरिका द्वारा जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। तो अमेरिका द्वारा मारा गया है कुछ सुलेमानी को, इसके बाद वो फैसला लिया है कि हम इससे हट जाएंगे। 7 जनवरी 2020 को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर हैं, हाउसेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार मीडिया हाउसेज के बल्ले जागरूकता फैलाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये तो नेक्स्ट स्लाइड में प्रीवियस में बता चुके हैं सर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के
वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस महिला विज्ञान कांग्रेस के मुख्य अतिथि थी, है ना। महिला विज्ञान कांग्रेस का 107वां आयोजन, है ना, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का दौरान किया गया है ना। 107वां विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में किया जा रहा है। उसके बाद भारत के ऑलराउंडर इरफान पठान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इरफान पठान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्हें 2003 में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत किया था। इन्होंने 2003 में अपना कैरियर की शुरुआत किया था। इन्होंने अपने कैरियर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने टेस्ट मैच में पहले ओवर में हैट्रिक लगाने वाला करना, तो पहले ओवर में हैट्रिक लगाने वाला है इरफान, तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। अरे ये वाला छूट गया है। हाल ही में मिजोरम राज्य जो कुतपुई उत्सव का आयोजन करेगा। कुतपुई उत्सव का आयोजन मिजोरम के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में कलकत्ता पुलिस बालिकाओं के सुकन्या प्रोजेक्ट के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रही है। सुकन्या प्रोजेक्ट के द्वारा कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल के पुलिस के द्वारा सुकन्या महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में इसरो द्वारा मानव एजेंसी की स्थापना कर्नाटक के, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं जी। हाल ही में पूर्व राज्यपाल CAG का निधन हो गया। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जी हैं, उनका निधन हो गया है, जो कर्नाटक के राज्यपाल एवं CAG रह चुके हैं। भारतीय थल सेना AK 203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए रूस के साथ समझौता किया है। जो भारतीय थल सेना जो है रूस के साथ समझौता किया है, हस्ताक्षर करेगी। इस सौदे के तहत 1 लाख राइफल रूस से आयात करी जाएगी, जबकि शेष राइफल भारत में निर्मित होगी। वहाँ से लाया जाएगा असॉल्ट राइफल को, बाकी भारत में फिर निर्माण किया जाएगा। आगे देखिए 5 फरवरी 2020 को उजाला कार्यक्रम यानी उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल तथा SLNP यानी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के 5 वर्ष पूरे हुए। 5 वर्ष उजाला कार्यक्रम का पूरा हो गया है, यानी 15 से 5/20 2015 में लॉन्च किया गया है। 20 हो गया, 5 साल पूरा हो गया। भारत के ऑलराउंडर इरफान पठान को क्रिकेट संन्यास ले लिया है। ये हम पिछले स्लाइड में बता चुके थे सर। हाल ही में मिशन गगनयान के लिए वायुसेना का 4, ये तो हम बता दिए हैं सर। वायुसेना का 4 जो 2022 में जाएगा, रूस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। अरे चलिए ससुरे, कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग, कंप्यूटर जी। हाँ, तमिलनाडु बेस्ट अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने हाल ही में, हाँ बेना, ये डबल हो गया है सर, हाँ यहाँ से, कार्टूनिस्ट विकास सबनीस का निधन हो गया है। जो मुंबई में उनका निधन हो गया है, कार्टूनिस्ट थे विकास जी, उनका निधन हो गया है, वो चल बसे हैं अब। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव का आयोजन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सत्य अनुसुईया उनकी राज्यपाल हैं। विनोद कुमार रेलवे बोर्ड के पुनः चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, वो तो हम बता दिए। 1 साल के लिए उनका नवनिर्माण किया गया है, पुनः टेन्योर बढ़ाया गया है ना। उसका दिया गया भेल ने भारत का पहला लिग्नाइट बेस्ड 500 मेगा क्षमता का प्लांट कमीशन किया है, जो भेल के द्वारा 500 मेगावाट का क्षमता का अलग से। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन, वो तो हम पिछले बता चुके हैं सर। उड़ीसा में किया जा रहा है धनु यात्रा का आयोजन। उड़ीसा में धनु यात्रा का आयोजन किया जा रहा है ना। उसके बाद यूनाइटेड नेशन बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2026 तक भारत जर्मनी को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इनके अकॉर्डिंग 2026 तक, है ना, सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जो जर्मनी को पछाड़ देगी। भारत ऐसा कहना। भारत और पाकिस्तान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। 1 जनवरी को अपने अपने कितना परमाणु ठिकाना उसके पास है, कितना परमाणु ठिकाना अपने पास है, वो जने एक दूसरे को अपना लिस्ट प्रदान करते हैं। और यह आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों के हमले के विरुद्ध समझौता है, यानी एग्रीमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी के तहत किया जाता है। तो 1 जनवरी को हर दिन। हाल ही में क्यूबा को $75 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है।
तो क्यूबा के द्वारा क्रेडिट जारी किया गया है ना। इसके द्वारा क्यूबा में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भारत एक्सिम बैंक और क्यूबा सरकार के एजेंसी बैंकों को एक स्टेडियर डी क्यूबा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया, जो क्यूबा के द्वारा इतना $75 मिलियन का स्थापना किया गया है, जो क्यूबा को सोलर पार्क में स्थापना की जाएगी। उसके बाद निर्धन लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR आरोग्यश्री योजना लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा YSR आरोग्यश्री का योजना लॉन्च किया गया है, जो हाल ही में डॉक्टर YSR आरोग्यश्री लॉन्च किया गया है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा है ना। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम हो, 5 लाख रुपये तक हो या उनसे कम हो, उनका लाभ मिलेगा उन लोगों को। इस योजना के तहत लाभार्थियों को QR कोड युक्त कार्ड दिए जाएंगे। QR कोड से उनको पहचान जाएगा, QR कोड से उनको सब कुछ निकल जाएगा कि 5 लाख से कम कमाते हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग उनको मुहैया कराया जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में 1917 नामक फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब दिया गया है। इस फिल्म का दिसंबर 2019 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस के द्वारा किया गया था। उन्होंने इस अवार्ड समारोह में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता है। तो बेस्ट डायरेक्टर का खिताब भी मिला है इनको, सैम मेंडेस को, है ना। यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध पे 2 ब्रिटिश सैनिकों पर आधारित है। प्रथम विश्व युद्ध के 2 सैनिकों पर आधारित है कि क्या हुआ है। हाल ही में भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहार नामक नौसैन्य अभ्यास हुआ है। तो भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहार नामक नौसैनिक अभ्यास हुआ है। उसके बाद हाल ही में बेंगलुरु में किया गया किसान विज्ञान कांग्रेस, है ना। तो इसका तो हम आयोजन बता दिए हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर करेंट अफेयर्स का महासंग्राम को समाप्त किया जाता है। आगे पुनः फिर से नेक्स्ट वीडियो में 10 दिन का करेंट अफेयर्स का पूरा निचोड़, जो ये आपको लग रहा है इस माध्यम से अगर करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम का करेंट अफेयर्स कोई भी हो छूटने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।